सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी फर्स्ट ईयर के जो नव आगंतुक विद्यार्थी हैं उन सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बीएससी फर्स्ट ईयर में जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। कल हम लोगों ने जो पहली हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी द ब्रोगली का जो द्रव्य तरंग सिद्धांत है वो क्या है, द ब्रोगली मैटर वेव इक्वेशन के बारे में हमने कल अपनी बात की थी। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम थोड़ी देर बात करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो क्या है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वो कॉलेज जो है वो एमडीएस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, अंडर द एमडीएस यूनिवर्सिटी। उसमें जो सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वो इस प्रकार है। यहाँ जो आपका सिलेबस है वो 3 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, विभाजित है। तो उसकी जो यूनिट्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है। यूनिट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके बारे में हमने अपना पढ़ना शुरू किया है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर सिलेबस आपके सामने है। आप स्क्रीन में देखें, द ब्रोगली मैटर वेव्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, क्वांटम नंबर्स, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शंस एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, शेप ऑफ sp-d ऑर्बिटल्स, ऑफबाउ एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग बी पार्ट है, उसका जो सिलेबस है कोवेलेंट बॉन्ड में वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी जिसको अपन वेस्पर थ्योरी बोलते हैं, उसका एप्लीकेशन अमोनिया H3O+, SF6, ClF3, ICl2 एंड H2O मॉलिक्यूल्स पर। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इसका एप्लीकेशन, मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मोमेंट्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये जो दोनों चैप्टर्स हैं ये यूनिट फर्स्ट में है। उसके बाद यूनिट सेकंड जो है वो आपके सामने इस प्रकार है, जो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के संबंध में है। इसके अंदर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी डेफिनेशन, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन एंड ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, एप्लीकेशन इन प्रिडिक्टिंग एंड एक्सप्लेनिंग द केमिकल बिहेवियर। फिर बी में है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें कंपैरेटिव स्टडी, डायगोनल रिलेशनशिप, साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइड्राइड्स, सॉल्वेशन, कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज इंक्लूडिंग देयर फंक्शन इन बायोसिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू एल्काइल्स एंड एराइल्स। फिर सी पार्ट में है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें कंपैरेटिव स्टडी इंक्लूडिंग डायगोनल रिलेशनशिप्स ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम 13 to 17 एलिमेंट्स, कंपाउंड्स लाइक हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 to 16 एलिमेंट्स। फिर हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन डाइबोरेन्स, हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन डाइबोरेन एंड हायर बोरेन्स, बोरेजीन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोहाइड्राइड्स। तो ये जो है ये यूनिट सेकंड का पार्ट है, जिसमें पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें हैं। और फिर यूनिट थर्ड जो है उसमें ए में स्पेशल कैटेगरी ऑफ कुछ कंपाउंड्स जैसे फ्लोरीन्स, कार्बाइड्स, फ्लोरोकार्बन, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल, टेट्रासल्फर, टेट्रा नाइट्राइड्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस, इंटरहेलोजेंस एंड पॉलीहेलाइड्स हैं। फिर आयनिक सॉलिड्स में आयनिक स्ट्रक्चर, रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो रूल, लैटिस डिफेक्ट, सेमीकंडक्टर्स, लैटिस एनर्जी, बोरॉन बॉर्न-हैबर साइकिल, सॉल्वेशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस, फेजन्स रूल, मेटेलिक बॉन्ड, उसकी फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी बॉन्ड और बॉन्ड थ्योरीज जो हैं उसमें इंक्लूडेड हैं। और तीसरा जो है वो है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री ऑफ जीनॉन्स, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ जीनॉन कंपाउंड। तो इस तरह से ये हमारा 3 यूनिट्स में सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, जिसमें से हमारे जो पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है, 50 मार्क्स का, जिसमें ए, बी और सी 3 पार्ट्स होते हैं। ए पार्ट में
बड़े छोटे, जिसको हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कहते हैं, वो 10 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कोई चॉइस नहीं होती है। और बी पार्ट जो होता है उसमें हमारे पास में 5 क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर जो है हमें वो जिसको हम कहते हैं कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है 50 वर्ड्स में उसका आंसर लिखना है। और पार्ट सी जो है उसमें निबंधात्मक या ऐसे टाइप कंपटीशन आते हैं जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से हमें 3 करना होता है, यानी कि हर यूनिट में एक इंटरनल चॉइस आती है। तो इस तरह से 3 प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर्स, या जिसको हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये जो सिलेबस है ये आपके सामने है, जो कि 12th का लगभग, जिसको हम कह सकते हैं कि 75% सिलेबस वही है जो आपने 12th के अंदर पढ़ा है। उसको थोड़ा सा हम ज़्यादा एलैबोरेशन के साथ में यहाँ पर पढ़ेंगे। किताबों के संबंध में हमने कल बात की थी, आज मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ कि देखिए 3 पब्लिकेशंस की बुक्स चलती हैं यहाँ पर। एक चलती है साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक, दूसरी बुक चलती है CBH पब्लिकेशन की बुक, और तीसरी चलती है RBD पब्लिकेशन की, रमेश बुक डिपो पब्लिकेशन की बुक। ये तीनों बुक्स जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। आप उसमें से जो भी बुक चाहें, तीनों बुक्स अच्छी हैं, आप कोई भी बुक उसमें से खरीद सकते हैं। लेकिन आपको जल्दी से जल्दी किताब ले लेनी चाहिए जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को आगे सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो अब हम बात करते हैं हमारा द ब्रोगली मैटर वेव इक्वेशन के संबंध में। तो हमने कल तक बात की थी कि द ब्रोगली का जो द्रव्य तरंग सिद्धांत है वो क्या है। आज हम उसी पॉइंट से हम इसको वापस शुरू करते हैं। तो देखिए कल हमने बात की थी लैम्डा इज इक्वल टू h/mc, और फिर लास्ट में इक्वेशन नंबर 6 आया था, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/m इंटू v। यही जो समीकरण है इक्वेशन नंबर 6 जो है, यही समीकरण जो था वो कल हमने डिराइव किया था। तो समीकरण 6 ही जो है द ब्रोगली का समीकरण या द ब्रोगली मैटर वेव इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, द ब्रोगली वेव इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। और इस समीकरण के अनुसार हम कह सकते हैं कि गति करते हुए कणों अर्थात द्रव्य तरंगों से संबंध तरंग दैर्ध्य को ही द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। देखिए जो एक मूविंग पार्टिकल के साथ में जुड़ी हुई वेव्स हैं, उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव्स हैं, उन्हीं को ही हम द ब्रोगली जो है क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ कहते हैं। और इन्हीं को ही हम मैटर वेव्स के नाम से भी जानते हैं, द्रव्य तरंगों के नाम से। द ब्रोगली समीकरण उन सभी कणों पर लागू हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन की भांति बहुत सूक्ष्म कण हैं। यद्यपि बड़े कणों की भी कुछ तरंग दैर्ध्य होती है, किंतु इसका मान इतना कम होता है कि उन्हें किसी भी विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखिए इस बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, बहुत मतलब मिनिएचर पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन हैं, उनके लिए तो हम उसका तरंग दैर्ध्य का मान जो है वो एक्सपेरिमेंटली ज्ञात कर सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े कण हैं उसके लिए ये मान जो है, क्योंकि मान बहुत कम होता है, इसलिए उसको हम प्रायोगिक रूप से यानी एक्सपेरिमेंटली हम उस मान को, लैम्डा की वैल्यू को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो हमने इक्वेशन डिराइव किया है उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे 1 नंबर के अंदर, या जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने एक उदाहरण नंबर 1 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 कि एक कण के संवेग का परिकलन कीजिए जिसकी द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान 2.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। यानी कि एक पार्टिकल के लिए हमको मोमेंटम निकालना है, जिसके लिए द ब्रोगली का जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू दी है 2.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। तो यहाँ हमको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला है वो है P बराबर h/λ, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन लैम्डा के। तो यहाँ हमको जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो एक स्थिरांक है या कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ हमें दी है लेकिन हमें एग्जाम में नहीं भी दी होगी। तो इसके लिए हमें ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है। h इज इक्वल टू होता है 6.62 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये h की वैल्यू जो है वो हमें पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हमें क्या करना है, P निकालना है, संवेग निकालना है। h और लैम्डा के मान हमें पता है, h की मान जो है वो स्थिरांक है और लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ दी गई है 2.5 इंटू 10⁻⁻10। तो
संवेग इज इक्वल टू हो गया, दैट इज मोमेंटम इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻⁻10 जो कि लेमडा की वैल्यू है मीटर्स में। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 2.64 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये मोमेंटम का यूनिट है, यानी संवेग की एक इकाई है। तो इस तरह से हमने एक कण का जो है संवेग जो है वो इस समीकरण की सहायता से ज्ञात किया। तो ये एक सामान्य प्रश्न है। उसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, हमको दो प्रकार के पार्टिकल्स दिए हैं, दो प्रकार के पिंड दिए हैं। एक पिंड है और उसका मास दिया है, दूसरा पिंड, एक पिंड का मास दिया है और उसकी वेलोसिटी दी है, दूसरा एक ऑब्जेक्ट की जो है उसका मास दिया है और उसकी वेलोसिटी दी है। और अब कहा है कि इन दोनों में से हम कंपेयर करेंगे कि किसके लिए लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा है और किसको हम मेजर कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न है, 100 ग्राम का एक पिंड 1000 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है और एक अन्य पिंड यानी एक दूसरा पार्टिकल जो है जिसकी संहति यानी जिसका मास जो है 9.1091 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम है। देखिए आप इस वैल्यू को ध्यान से देखें तो ये किसके इक्विवेलेंट आता है, ये लगभग जो है इलेक्ट्रॉन के जैसे किसी पार्टिकल के बराबर आता है। इसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का मास भी लगभग इतना ही होता है ना, और उसकी वेलोसिटी कितनी है 2.188 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो दोनों के लिए तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। दोनों के लिए हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है और किसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने योग्य है, मतलब किसके लिए किस वेवलेंथ को हम जो है वो एक्चुअली ज्ञात कर सकते हैं। विच वेवलेंथ कुड बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, दिस हैज बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, पहला पिंड जो है, उसके लिए हम लैम्डा की मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर वही फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू वी। तो लैम्डा हमें ज्ञात करना है, तो हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, मास की वैल्यू चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मास दिया है दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए और उनकी वेलोसिटी दी है। तो फर्स्ट केस में फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए मास कितना है 100 ग्राम और वेलोसिटी कितनी है 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें h की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो h की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर क्योंकि सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो इसलिए h जो है उसको हम अर्ग पर सेकंड में लेंगे, जूल पर सेकंड की वैल्यू को नहीं लेंगे। तो हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए 6.6256 इंटू 10⁻⁻27। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वो -34 नहीं है, -27 है अर्ग इंटू सेकेंड। तो ये h की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें अर्ग इंटू सेकेंड वाली यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है और डिवाइड करना है मास और वेलोसिटी से। तो मास है 100 और वेलोसिटी है 1000, तो इससे हमने जब डिवाइड किया तो ये आती है 6.6256 इंटू 10⁻32 सेंटीमीटर्स। तो ये ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो है लैम्डा की वैल्यू है। फिर हम दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए लैम्डा की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू वी। यहाँ मास जो है वो 9.1091 इंटू 10⁻28 जो सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए दिया है और वेलोसिटी जो दी है वो है 2.188 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे और h की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। h की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे जो है 6.6256 इंटू 10⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड और डिवाइड किया डिवाइडेड बाय मास इंटू वॉल्यूम, मास इंटू वेलोसिटी। सो मास इज 9.1091 इंटू 10⁻28 इंटू वेलोसिटी इज 2.188 इंटू 10⁻10। सो इनको हमने जब डिवाइड किया, भाग दिया, तो ये वैल्यू आया 3.324 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब देखिए इन दोनों को अगर हम देखें तो एक वैल्यू है 10⁻32 सेंटीमीटर और दूसरी वैल्यू है 10⁻10 सेंटीमीटर। तो जो -32 की वैल्यू है वो बहुत ही वैल्यू कम है और उसकी जो वैल्यू है -32 की वैल्यू जो है वो बहुत कम है और ये वैल्यू जो है 10⁻10 जो है वो ज़्यादा है। तो प्रथम स्थिति में लैम्डा का मान जो है वो बहुत कम है, जो कि प्रायोगिक परिस्थितियों में इसे ज्ञात करना संभव नहीं है। यानी 10⁻32 वैल्यू जो है उसको हमारे पास में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल डिवाइस नहीं है जिससे कि हम इस लेवल की वेवलेंथ को ज्ञात कर सके, उसको एक्सपेरिमेंटली
ज्ञात कर सके। तो इसके लिए वो ज्ञात करना संभव नहीं है, जबकि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, दूसरी परिस्थिति में जो कण का आकार जो है वो क्या है, वो बहुत छोटा है, वो इलेक्ट्रॉन की श्रेणी का है, इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल है। तो उसके लिए लैम्डा का मान जो है वो कितना है, 10⁻⁻10 की रेंज का है, जो कि क्या है, एक्सरेज जो होती हैं उनकी वेवलेंथ का रेंज है। तो इसलिए जो है इसके मान को जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों हमारे सामने एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें से जो सेकंड ऑब्जेक्ट है जो कि इलेक्ट्रॉन के जैसा है, उसके लिए जो वेवलेंथ है उसका मान जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने जो है एग्जाम्पल है कि हम जिसके लिए लैम्डा का मान जितना कम होगा वो हमारे लिए ज्ञात करना मुश्किल होगा। और लैम्डा का वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, लैम्डा की वैल्यू मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। यदि मास बहुत कम है तो लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स जो है उसके लिए लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसको अपन यहाँ देखते हैं। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि द ब्रोगली की द्रव्य तरंग का महत्व केवल अति सूक्ष्म कणों के लिए ही है। मतलब जो द ब्रोगली मैटर वेव्स का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, बड़े पिंडों के लिए इसका बिल्कुल महत्व नहीं है, क्योंकि बड़े कणों के साथ संबद्ध द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य का मान इतना कम होता है कि उसे किसी भी विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि बड़े पिंडों के लिए कोई द ब्रोगली द्रव्य तरंग दैर्ध्य नहीं होता है। अब इसको चाहें तो हम देखिए, इसमें देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, हीलियम है और जीनॉन है। ये तीनों के लिए इनके मास जो है वो हमें दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻31, हीलियम का है 6.6 × 10⁻27, जीनॉन का है 2.2 × 10⁻25। तो देखिए क्रमागत रूप से जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, मास जो है वो बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा मास जो है वो बढ़ता जाता है, हमारे को वेवलेंथ जो है वो उतनी कम होती जाती है। तो हम वेवलेंथ को, जो हमारा लास्ट कॉलम है इसमें देखेंगे, वेवलेंथ जो एंगस्ट्रॉम में दी है, इलेक्ट्रॉन के लिए 60.67, हीलियम के लिए 0.71 और जीनॉन के लिए 0.12। तो क्रमागत रूप से जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो कम होती है, वो इस रेंज में चली जाती है कि उसको हम एक्सपेरिमेंटली ज्ञात नहीं कर सकते। तो उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि कण के बढ़ते हुए द्रव्यमान एज द मास इंक्रीजेज, है ना, के साथ वेग और तरंग दैर्ध्य में कमी आती है, और केवल इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य ही इतना है कि उसका मान प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जा सकता है। So we can say that lambda is inversely proportional to the momentum. So more is the momentum, less would be the value of lambda. lambda का मान जो है वो मतलब तरंग दैर्ध्य का मान जो है वो मोमेंटम के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जितना ज़्यादा मोमेंटम पार्टिकल्स का होगा उतना ही कम जो है वेवलेंथ की वैल्यू होगी, और हम जो है उस केस में उसको हम मेज़र नहीं कर पाएंगे। यही बात जो है वो इस टेबल से हमें पता लगती है। तो आज आप सभी के लिए आज इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस को जो है वो यहाँ पर देखते रहिए।